हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि मैं आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ विच इज़ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो कि आपकी 9th क्लास के चैप्टर 2 है हिस्ट्री का। और इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने 3 पिक्चर्स ऐड किया है सबसे ऊपर टॉप में, और इसका रीज़न है कि ये तीनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सोशलिज़म को स्प्रेड करने में, तो ये तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। सोसाइटी में बदलाव करने के लिए कुछ लोग होते हैं, तो ये 3 लोग बहुत स्पेशल लोग हैं। आई होप आप इनको जानते हैं। अगर आप इनको जानते हैं तो प्लीज़ इनका नेम कमेंट में ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं रशिया के मैप की। तो ये रशिया का जो मैप है वो आपको एक आइडिया देगा कि एक्चुअली जब भी आप कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं हिस्ट्री में, तो सबसे पहले उसके अंदर आने वाले इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को मार्क करिए और उसको मैप में ढूंढने की कोशिश करिए। कि जब तक आप, क्योंकि कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते हैं कि किस जगह की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, तब तक आप उसको ईजिली समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम बात करें रशिया की, तो आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री, और उसके अंदर भी जब हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ लोकेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मॉस्को जो कि उसका कैपिटल है। उसके बाद आपका पेट्रोग्राड, वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बदलाव आ रहे थे। बहुत सारे न्यू फैक्ट्रीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, बन रहे थे, और उनमें बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था, मास प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से जो है मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम समरी पे चैप्टर की। तो आई अज्यूम कि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है। आप बस इस वीडियो से इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो उस टाइम पे जब रशिया में हम सोशलिज्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे 3 ग्रुप में लोग बट गए थे। तीनों की अलग अलग आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी बेसिकली मतलब आप किस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, तो उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। तो वहाँ पे 3 तरह की आइडियोलॉजी, 3 तरह के ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे थे जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम लिबरल्स की बात करते हैं, तो लिबरल्स वो लोग थे जो कि सोसाइटी में बदलाव लाना चाह रहे थे, कम्प्लीटली डायनेस्टिक रूल को ख़त्म करके। उसी की तरह अगर हम रेडिकल्स की बात करें, तो रेडिकल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन चाहते थे, और वो पार्टिसिपेशन उनको वोटिंग राइट्स देकर करवाया जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते थे। तीसरा जो ग्रुप था वो था आपका कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? बेसिकली कंजर्वेटिव्स चाहते थे कि समाज में बदलाव तो हो, बट वो स्लो प्रोसेस हो, एक स्लो प्रोसेस हो, ताकि लोग उसे एक्सेप्ट कर पाएँ, और जो स्टिल वहाँ पे रूलिंग कोई पावर है तो उसके बनाए गए रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम सोसाइटी में बदलाव लाएं। उनको सडन बदलाव, सडन चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये 3 तरह की लोग थे सोसाइटी में जो चेंजेस चाह रहे थे अलग अलग तरीके से। बाय द मिड 19th सेंचुरी सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। अब जो मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आप कह सकते हैं, तो उस टाइम पे यूरोप में जो है सोशलिज्म का आइडिया बहुत तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि वर्कर्स जो है वो काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ में, और उनकी कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वर्स थी। वो अच्छी कंडीशन में काम नहीं कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा था, प्लस वुमेन को इंक्लूड कर दिया गया था, बच्चों को इंक्लूड कर दिया गया था काम करने के लिए। तो जो सोशलिस्ट का आइडिया है इन्हीं वजहों से जो है ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और लोगों के बीच इसको अटेंशन भी काफ़ी मिला। सोशलिस्ट लाइक मार्क्स, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स एंड अदर्स, आप इसमें जीन जैकेस रूसो को ले सकते हैं जिन्होंने बुक लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके आइडियाज़ ने सोसाइटी में बदलाव लाने की कोशिश की थी। तो इन रशिया इंडस्ट्रीज़ वर फाउंड एवरीवेयर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके बदलाव हो रहे थे वो
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हो रहे थे। तो आपको बहुत सारे ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे थे कि जगह जगह इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। लोग जो कि फार्मर्स थे वो अब फैक्ट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। आपको ये पता होगा कि जो रशिया है उसमें 85% पॉपुलेशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। तो लोगों का अट्रैक्शन जो है, लोग जो अट्रैक्ट हो रहे थे वो अब इंडस्ट्रीज़ की तरफ हो रहे थे। और ज़्यादातर आपको इंडस्ट्रीज़ जो देखने को मिल रहा था वो सेंट पीटर्सबर्ग, आज का जो सेंट पीटर्सबर्ग है, उस टाइम पे पेट्रोग्राड कहा जाता था उसको, तो वहाँ पर और मॉस्को में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का जो है एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनी, बहुत सारा रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। अगर आप इसको इंडिया से कनेक्ट करके देखें, इंडिया की हिस्ट्री को, और आप उस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड को इंडिया में देखें, तो उस टाइम पे इंडिया में भी मिड 19th सेंचुरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया में भी रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडिया से सारा रॉ मटेरियल जितना उनको मिल सके वो ले जा करके रशिया में या फिर यूरोप की अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर भी हो सके वहाँ पे अपनी नीड को पूरा करें और बहुत से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो ये उस टाइम पे चल रहा था। अब क्या हो रहा था इन फैक्ट्रीज़ में जहाँ लेबर काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कंडीशन बहुत ही बेकार थी। वहाँ पे 30% जो लोग थे आउट ऑफ 100% फैक्ट्री में काम करने वाले, उसमें से 30% जो थी वो आपकी वुमेन थी, मोर देन 30%, और उनको फोर्सफुली काम करवाया जा रहा था। उसके बाद उनको बहुत कम पेमेंट दिया जा रहा था, मेन के कंपैरिजन में बहुत कम पेमेंट दिया जा रहा था। उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम तक जो है वहाँ पर एक पार्टी का डेवलपमेंट हो चुका था 1898 में, जिसका नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। वो पार्टी जो दो विंग्स में है वो डिवाइड हो गई थी। इसमें से एक का नाम था वोल्शेविक पार्टी और दूसरे का नाम था मेंशेविक पार्टी। दोनों में आइडियाज़ का डिफरेंस होने की वजह से, वर्किंग स्टाइल दोनों का डिफरेंस होने की वजह से उनका डिवीज़न हुआ था, अदरवाइज़ दोनों ही सोशलिस्ट पार्टी थे। ठीक है, 1904 में जो प्राइसेस थी चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे लोग होते हैं, जो लोग रह रहे हैं रशिया में, रह रहे थे रशिया में, उनके ऊपर बड़ा एक प्रेशर आ जाता है कि इनकम तो उनकी बढ़ नहीं रही है। वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं पर उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो कुछ मिल नहीं रहा है, उनकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, बट जो प्राइस है ब्रेड्स का, जो उनका बेसिक फूड है उसका जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। दूसरी बात, उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं मिल रही थी। अगर आप उस टाइम पीरियड के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं बुक में, तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे लोगों को सोने के लिए, मतलब जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते थे उनको सोने के लिए एक ओपन रूम दे दिया जाता था, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक होता था। और लोग एक कहते ना टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे सोने के लिए आते थे और फिर कोई और वहाँ पे सोता था। सपोज़ 8 आवर्स कोई एक फर्स्ट वर्कर, फिर सेकंड 8 आवर्स दूसरा सेकंड वर्कर, इस तरीके से लोग काम कर रहे थे शिफ्ट्स में, और शिफ्ट्स में सो रहे थे। तो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे, जिसका कि उन्होंने यहाँ पे, जिसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इन 1905 जनवरी के टाइम पे, जो कि एक संडे का दिन था, 22 जनवरी, उस टाइम पे इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, एक प्रोसेशन निकाला, जिसमें कि वर्कर्स जो है वो किंग के पैलेस तक जाते हैं, बट वहाँ पर जाके उनको बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन का सामना करना पड़ता है। किंग की जो पुलिस होती है और जो उनके पर्सनल गार्ड्स होते हैं, जिनको कोसैक्स कहा जाता है, वो लोग बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं उन वर्कर्स पे, और उनमें जो है 100 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है। और इस नॉट ओनली 100 मीन्स मोर देन 100, इस टाइम पीरियड की वजह से, इस पूरे इंसिडेंट की वजह से इस पर्टिकुलर डे को नाम दिया जाता है ब्लडी संडे। और यहाँ से रेवोल्यूशनरी एक्ट्स शुरू हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको अलग अलग जगह देखने को मिलने लगती हैं। और इसी इंसिडेंट को, क्योंकि ये संडे को हुआ और बहुत सारा ब्लड शेड हुआ उस टाइम पे वर्कर्स का, लेबरर्स का, तो इसकी वजह से इसको नाम दिया गया ब्लडी संडे। अब इस रेवोल्यूशन के दौरान, ये जो टाइम पीरियड था, ये सब जो हो रहा था, उसके बीच लोगों ने डिसाइड किया कि अभी जो है हमको अपने लिए लॉ खुद बनाना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फॉर्म करना है। तो विद परमिशन ऑफ द किंग उन्होंने फर्स्ट डूमा को इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट डूमा जो कि उनकी पार्लियामेंट, अभी भी आप
अगर आप पूछोगे कि रशिया के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है तो डूमा कहा जाता है। तो फर्स्ट डूमा का जो है क्रिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, जो कि आपको पता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, उसकी बिगिनिंग में क्योंकि वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है उस टाइम पे, रशिया जो है उससे पहले भी कई वॉर्स में इन्वॉल्व था। एक वॉर जापान के साथ वो इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उनका बहुत सारा रिसोर्स, किसी भी वॉर में आप जाते हैं आपको बहुत सारा रिसोर्स जो है वो ख़त्म होता है, वो खर्च होता है। तो ऐसा ही उस टाइम पे इन लोगों के साथ हो रहा था। वॉर में पार्टिसिपेट करने की वजह से फार्मर्स जो है खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे, फील्ड्स पे काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा था। बट और उसके साथ साथ जो वहाँ पे लोग काम करने जा रहे थे, मतलब जो फाइट करने के लिए जा रहे थे वॉर में, उनको भी फूड चाहिए, उनको भी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो वो सब पूरा करने में जो है राजा का जो ट्रेजरी है वो खाली हो जाता है, कम हो जाते हैं उनके पास पैसे, और लोगों के बीच एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन पैदा हो जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस मांगे जाते हैं, जैसे कि आपने फ्रांस में भी देखा था। तो फैक्ट्रीज़ में लॉकआउट शुरू हो जाते हैं, वो लोग वॉर के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमको वॉर में नहीं जाना। तो उसके बाद क्या होता है, 1918 में वॉर से जो है रशिया खुद को बैक स्टेप ले लेता है, एक बैक स्टेप आ जाता है। और उसके बाद उसी टाइम पीरियड में, मतलब 1917 फरवरी में, जो राजा है, जो वहाँ के राजा हैं कि आपका जिनका नाम है ज़ार निकोलस, वहाँ के राजा को ज़ार कहा जाता है, मतलब बेसिकली उनके लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। तो ज़ार निकोलस उस टाइम पे राजा होते हैं, और उन्होंने जो है अपने आप को रिज़ाइन कर लिया होता है, मतलब वो एब्डिकेट हो चुके होते हैं अपने थ्रोन से। और इस टाइम का जो है, जो भी सोशलिस्ट लीडर्स थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। और एक बहुत ही फेमस जो लीडर रहे शुरू से वहाँ पे, जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। तो जो व्लादिमीर लेनिन हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है कम बैक किया। वो एग्ज़ाइल पे थे, और एग्ज़ाइल से जब वो वापस रशिया आते हैं तो वो अपना कम बैक करते हैं। कम बैक करने के लिए उन्होंने एक तरह से एक डिमांड लेटर बनाते हैं वो, जिसमें कि वो लिखते हैं कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो ये सारी चीज़ें मैं ठीक करूँगा। जैसे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा, ज़मीन दी जाएगी, फार्मर्स को वापस की जाएगी लैंडलॉर्ड से लेकर के, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो इस तरह के कुछ वो डिमांड्स उसमें रखते हैं, और इस डिमांड लेटर को जो है एग्जैक्टली कहा जाता है अप्रैल थीसिस। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राजा एब्डिकेट हो चुका है, पावर में ऑलरेडी एक पार्टी है विच इज़ योर मेंशेविक पार्टी, ठीक है, उसके जो लीडर हैं वो है केरेंस्की, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ आपके हैं लेनिन, जिनकी पार्टी है बोल्शेविक। अब इन दोनों के बीच में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। जो बोल्शेविक पार्टी है, जिसके की लीडर आपके व्लादिमीर लेनिन हैं, वो चाहते हैं कि मैं पावर में आऊँ, जिसकी वजह से वो केरेंस्की की पार्टी के साथ पूरी तरीके से उलझ जाते हैं, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से अपोज करना शुरू कर देते हैं, उनकी कई बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं गवर्नमेंट की। और ये इस तरह का एक रेवोल्यूशनरी पीरियड आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जिसको कि अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये भी 1917 का ही टाइम पीरियड है, ठीक है। और फिर इस दौरान जो बोल्शेविक पार्टी है वो आपकी जीत जाती है, और इलेक्शन के थ्रू जो है वो पावर में आ जाती है बोल्शेविक पार्टी, और वो अपनी पार्टी का नाम बदल देते हैं, अपना पार्टी का नाम वो रख लेते हैं रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देन व्हाट हैपेंस एट द स्टार्ट ऑफ द, उसके बाद द प्रोजारिस्ट मतलब जो जार को, किंग को, किंग के प्रेजेंस को सपोर्ट किया करते थे, उनको प्रोजारिस्ट कहा जाता है। उनके बीच में, और ये जो दोनों सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, इन सब के बीच में आपस में पावर के लिए एक वॉर छिड़ जाता है, एक तरह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसको कि सिविल वॉर कहा जाता है। और ये वॉर टाइम पीरियड आपका 18 से 20 के बीच में रहता है, 1918 टू 1920 के बीच में। तो इस वॉर में ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इनको कुछ अलग अलग नेम दिए जाते हैं, ग्रीन, वाइट्स एंड रेड। रेड आपका बोल्शेविक पार्टी के लिए है, ग्रीन आपका मेंशेविक के लिए है, और वाइट आपका प्रोजारिस्ट के लिए। व्हेन द सिविल वॉर फाइनली एंडेड, जब ये ख़त्म हो जाता है तो यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स
कंप्राइजिंग ऑफ ऑल रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर वॉज फॉर्म्ड। और यहाँ पे रशियन एम्पायर से जुड़े जितने भी कंट्रीज़ होते हैं वो सब यूनाइटेड हो जाते हैं और एक बड़े से यूनिट का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम ये USSR रखते हैं। इसमें जो है आपके बेलारूस, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है, क्रीमिया, ये सब कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आज आप वॉर जो देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये इसी वजह से वो पोजेसिवनेस जो रशिया का रहा है अपने कंट्रीज़ के प्रति जो कि पहले उनके साथ थे। एक्चुअली क्या होता है, USSR का गठन तो होता है यहाँ पे 1922 में, बट ये टूटता भी है बाद में जाके 1991 में, क्योंकि रशिया वीक हो जाता है और उसके बाद फिर ये सारी कंट्रीज़ अलग अलग हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो एक तरीके का पोजेसिवनेस अभी भी है रशिया को इन सारी कंट्रीज़ से। तो ये नहीं चाहते कि ये किसी और में जाके मिले, जिसकी वजह से ये अभी जो आप वॉर देख रहे हैं वो हो रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, वो जो है यहाँ से पार्टी, जब लेनिन की डेथ हो जाती है उसके बाद से वो हैंडल करते हैं पार्टी को, बोल्शेविक पार्टी को, और फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। अब ये कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, इस कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब होता है जो स्मॉल एरिया ऑफ लैंड होता है उसको कलेक्ट करके एक जगह करके, मतलब एक साथ जोड़कर, और वहाँ पर फिर प्रोडक्शन करना, कल्टीवेशन करना, जिससे कि जो आपका टेक्नोलॉजी है उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके, प्रॉपर एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। क्योंकि उस टाइम पे सबके पास अपने अपने छोटे छोटे फार्म्स हुआ करते थे, तो वो चाहते थे कि स्टालिन चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ऐसा क्यों चाहते थे वो, कि 1930 से लेकर 1933 के बीच में रशिया में फेमाइन था, फेमाइन की सिचुएशन थी, लोगों को भूखमरी झेलना पड़ रहा था और वो चाहते थे कि इससे ओवरकम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने जो ये काम शुरू किया था, उनके पास उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ फूड था। फेमाइन बेसिकली यही मतलब होता है जब आपके पास खाने के लिए कुछ ना है, आपकी कंट्री के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो सिचुएशन थी। तो कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया जोसेफ स्टालिन ने। उसके बाद आपको देखने को मिलता है द इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड देखने को मिलता है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के पार्टीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं पे आपका सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये पार्टीज़ जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर सोशलिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये देखने को मिला। उसके बाद आपको इंडिया पे भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, डेरोजियो है, इन लोगों ने इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स की तरह काम किया और सोसाइटी के बहुत सारे इल प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है। और ये जो सोशलिज्म का इम्पैक्ट था वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के पॉलिसीज़ में भी नज़र आता है। और आप देखते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें सोशलिज्म को जगह मिली है। इसमें बोला गया है कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। इसका मतलब है कि हम सोसाइटी के बारे में पहले सोचते हैं, बाद में बाकी चीज़ें। तो हमारा रिसोर्स जो है वो सोसाइटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि किस तरीके से रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हुआ और हमारे लिए रशियन रेवोल्यूशन कैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक पूरा प्रोसेस है जो हमको समझना चाहिए, जो हमको जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए, ताकि हम अपने कंट्री की इतिहास को, अपनी कंट्री की हिस्ट्री को समझ पाएँ, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ टाइम लाइन गिवन शॉर्ट में, अगर आप जानना चाहें कि कब कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नाउ देयर आर टू पिक्चर्स, वन इज़ ऑफ व्लादिमीर लेनिन एंड अदर इज़ ऑफ जोसेफ स्टालिन। दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा रशिया में गवर्नमेंट को बदलने के लिए, गवर्नमेंट की वर्किंग स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो दैट्स वाई ये पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली and we'll get back with a new video on new chapter.